नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी पॉजिटिव अप्रोच के साथ होंगे और अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखिए, निरंतर आपको उन्नति की ओर ले जाने में वो सहायता करेगी। फिलहाल अधिगम की श्रेणी में जो क्रमबद्ध अध्ययन हम मनोविज्ञान का कर रहे थे उसमें हम अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ रहे थे। थार्नडाइक, पावलोव और स्किनर को देख लिया था। तो इस क्रम में आज जिन सिद्धांतों को देखना है उनमें से एक सीएल हल का है प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, और दूसरा है कोहलर महोदय का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अधिक समय न लेते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। और जो पहला सिद्धांत है हमारा प्रबलन का सिद्धांत, इसी को सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं या इसी को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, रेनफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं, या इसी को अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को जो देने वाले हैं वो सीएल हल महोदय हैं। सबलीकरण है, पुनर्बलन है, रेनफोर्समेंट है, अंतर्नोद है। सारी बातें सब जिस शब्द को बढ़ाती हैं वो ये शब्द है कि कैसे हम पुनर्बलित होते हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो ये जो सीएल हल महोदय हैं कुछ बातें इनकी देखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये महोदय जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका से संबंधित हैं। और दूसरी चीज़ इनके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर इनकी एक पुस्तक है। और हम लोगों ने पुस्तकें कई देख ली हैं तो उन पुस्तकों को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे थार्नडाइक की हम लोगों ने देखी थी पुस्तक, एक एनिमल इंटेलिजेंस देखी थी, एक एजुकेशनल साइकोलॉजी हम लोगों ने पढ़ रखा था। इसके अलावा एक पुस्तक हम लोगों ने पावलोव की देखी थी, कंडीशन रिफ्लेक्सेस। स्किनर की भी हम लोगों ने एक पुस्तक को देखा था, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म देखा था। और जो प्रबलन के सिद्धांत में सीएल हल की पुस्तक है वो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो स्किनर की है और प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो है वो सीएल हल की पुस्तक है। ठीक है, तो प्रबलन का जो सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, वो अंतर्नोद पर बल देता है, इसलिए अंतर्नोद का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, पुनर्बलन पर बल देता है। एक मनोवैज्ञानिक आपने सुने होंगे थार्नडाइक महोदय। थार्नडाइक महोदय की एक थ्योरी थी एसआर थ्योरी। ठीक है, इस एसआर थ्योरी का परिष्कृत रूप माना जाता है। एसआर थ्योरी का परिष्कृत रूप माना जाता है कौन सा सिद्धांत? सबलीकरण का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, थार्नडाइक की एसआर थ्योरी का परिष्कृत रूप माना जाता है सीएल हल का सिद्धांत, इसलिए इसको एसओआर थ्योरी कहते हैं। कौन सी थ्योरी कहते हैं? एसओआर थ्योरी कहते हैं। इसलिए सीएल हल के प्रबलन के सिद्धांत को परिष्कृत सिद्धांत भी कहा जाता है। सीएल हल के सिद्धांत को क्या कहते हैं? परिष्कृत सिद्धांत भी कहते हैं, परिष्कृत सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो एसआर थ्योरी का परिष्कृत रूप है एसओआर थ्योरी। ठीक है, एसओआर में बीच में है एक शब्द और उसका नाम है ऑपरेटर। ऑपरेटर, ध्यान देना, जितने लोगों ने अभी तक सिद्धांत बताए हैं उसमें प्रतिक्रियाओं की बात कही गई है, उद्दीपक की बात की गई है, स्टिमुलस की बात है और रिस्पॉन्स की बात है, लेकिन उसके अंतर्नोद को किसी ने नहीं बताया। पुनर्बलन को बताने वाले थार्नडाइक भी हैं, सीएल हल भी हैं, और इसके अलावा हमने अभी पढ़ा पावलोव भी हैं, स्किनर भी हैं। लेकिन पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा बल सीएल हल ने दिया है, इसलिए इनका सिद्धांत जो है पुनर्बलन का सिद्धांत है या सबलीकरण का सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बल पुनर्बलन पर सीएल हल ने ही दिया है। कहा अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है अंतर्नोद, पुनर्बलन। अगर ये नहीं है तो कोई भी व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता है। तो अंतर्नोद किसके अंतर्गत होगा? पुनर्बलन किसके अंतर्गत होगा? ऑपरेटर, जो कार्य कर रहा है, और इसी ऑपरेटर के अंदर ही क्या होगा? अंतर्नोद होगा।
ठीक है, ये बात सीएल हल कहते हैं। और अंतर्नोद होगा जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे ये अंतर्नोद हमारा कम होता जाएगा। उदाहरण एक लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे हमें भूख लगी है तो भूख हमारे लिए अंतर्नोद है, ठीक है। जैसे जैसे हम खाना खाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी भूख कम होती जाएगी, मतलब हमारी अंतर्नोद में न्यूनता आएगी। पहली रोटी खाई ज़्यादा भूख लगी थी, दूसरी खाई भूख कम हुई, तीसरी खाई कम हुई, चौथी खाई पेट भर गया, मतलब धीरे धीरे हमारा अंतर्नोद कम होता जाएगा, ठीक है। हमारी भूख कम होती जाएगी, इसलिए इसे अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत भी इसी कारण कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम लक्ष्य तक पहुंचते जाएंगे हमारे अंदर का अंतर्नोद कम होता जाएगा, ठीक है। अगली बात आती है तो अंतर्नोद प्रबल है, पुनर्बलन प्रबल है, एसआर थ्योरी का परिष्कृत रूप है। और दूसरी चीज इन्होंने कही, जो एसआर थ्योरी में थॉर्नडाइक में हम लोगों ने संतोष का नियम पढ़ा था, है ना, कि ये बात भी ध्यान रखिएगा, अगर हमें कार्य करने से संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो उस कार्य को करने के लिए हम पुनर्बलित होंगे। मतलब इनका जो ये सिद्धांत है वो मुख्यतः प्रबलन का सिद्धांत सीएल हल का एसआर थ्योरी के संतोष के नियम पर आधारित है, ठीक है। पुरस्कार जिसे कहते हैं, भाई पुनर्बलन हमारे यही तो हैं जो हमें पुनर्बलित करें। सीएल हल महोदय ने इस पुनर्बलन को दो भागों में बांटा। सीएल हल ने दो भागों में बांटा, एक बांटा प्राथमिक पुनर्बलन जिसमें भूख प्यास काम क्रोध बताया, एक बांटा द्वितीयक पुनर्बलन जिसमें घंटी बताई। जैसे पावलोव के प्रयोग में था कि घंटी बजी और घंटी बजते ही जब हमारा अधिगम कंप्लीट हो गया या अनुकूलन हो गया, उस स्थिति में घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई, ठीक है। तो सीएल हल ने उसे द्वितीयक पुनर्बलन कहा। पुनर्बलन के अन्य भी तरीके होते हैं। पुनर्बलन में अब प्राथमिक द्वितीयक के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जन्मजात और अर्जित भी हो सकते हैं। ये जन्मजात हो गया, ये अर्जित पुनर्बलन है, ठीक है। तो कई लोगों ने कई तरीके से पुनर्बलन को बांटा है। फिलहाल सीएल हल ने प्राथमिक और द्वितीयक के रूप में इनको बांट रखा है। तो ये सिद्धांत इनका था। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो सीएल हल का सिद्धांत है इन्होंने जिस पर प्रयोग किए वो प्रयोग किए थे चूहे पर, ठीक है। इनका जो प्रयोग है वो चूहे पर प्रयोग के लिए माना जाता है, ठीक। एसओआर थ्योरी का परिष्कृत रूप हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत देने वाले वुल्फगंग कोहलर हैं। पहले वीडियो में जिस दिन अधिगम शुरू किया था हमने आपको बताया होगा, तो वुल्फगंग कोहलर है। और वुल्फगंग कोहलर जिस वाद से रिलेटेड है, जिस विचारधारा को मानते हैं, वो विचारधारा है गेस्टाल्टवाद। और गेस्टाल्टवाद हमने आपको बता रखा था, जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट, जिसका मतलब होता है समग्र अध्ययन। इसका हमने आपको बता रखा होगा, इसका अर्थ होता है समग्र अध्ययन, ठीक है। अब समग्र अध्ययन का मतलब क्या हुआ? समग्र अध्ययन या गेस्टाल्टवाद कहता है कि हम बालक के व्यवहार का तो अध्ययन करेंगे ही, लेकिन व्यवहार के करने के पीछे उसकी क्या सोच है, जब हम इसका भी अध्ययन कर देंगे तो वह गेस्टाल्टवाद कहलाएगा, ठीक है। व्यवहार का अध्ययन करना ही तो व्यवहारवाद है, वो वॉटसन का नाम हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन व्यवहार के करने के पीछे कारण क्या है, जब दोनों चीजों का या बालक के संपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा गेस्टाल्टवाद या समग्र अध्ययन कहलाएगा, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक हैं ये ऊपर लिखा हुआ है, मैक्स वर्दीमर माने जाते हैं। मैक्स वर्दीमर ने गेस्टाल्टवाद की शुरुआत की और इसमें जो इस गेस्टाल्टवाद को सबसे ऊपर तक ले जाने का श्रेय आता है वो कोहलर का ही आता है। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत है। एक व्यक्ति का नाम और इसमें आता है गेस्टाल्टवाद में ही, और वो नाम है कुर्ट लेविन का। कुर्ट लेविन का हम लोगों ने पढ़ा होगा। कुर्ट लेविन का है एक सिद्धांत जिसे हम क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। कुर्ट लेविन का सिद्धांत है क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। तो ये भी गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्षेत्र सिद्धांत किस वाद के अंतर्गत है, तो गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत है, कुर्ट लेविन है। और अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत है वुल्फगंग कोहलर ने प्रयोग किए बहुत सारे।
लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की बात है। विश्व युद्ध में जंगलों को काटा गया, जिसकी वजह से काफ़ी जानवरों को पकड़ा गया और उन जानवरों का प्रयोग करते हैं कोहलर महोदय। तो इन्होंने जिस जानवर पर प्रयोग किए सबसे ज़्यादा वो चिंपैंजी थे, और चिंपैंजी में भी जिस चिंपैंजी पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया उसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था। क्या रखा था? सुल्तान रखा था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी उस सुल्तान की मनोक्रिया को, सबसे बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी माने जाते हैं, उस जानवर की मनोक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। इनका जो प्रयोग है उस प्रयोग में एक प्रयोग ये करते हैं कि एक बॉक्स में इस सुल्तान को बंद कर दिया जाता है और इसके ऊपर जो है केले लटका दिए जाते हैं। केले इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि वह सुल्तान की पहुंच से बाहर होते हैं। इसी बॉक्स के अंतर्गत यहाँ पर 2 डब्बे रख दिए जाते हैं और यहाँ पर ये सुल्तान खड़ा हुआ है और ये यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, प्रयास करता है एक डिब्बे पर चढ़ करके पहुंचने का, नहीं पहुंच पाता है, दूसरे पर करता है, नहीं पहुंच पाता है। अचानक से उसके मन में एक सूझ उत्पन्न होती है, ठीक है, और उस सूझ में क्या होता है, ये इस डिब्बे को उठा करके इसके ऊपर रखता है और उसके बाद चढ़ करके इस केले को उतार लेता है, खा जाता है। एक और प्रयोग इनका छड़ी संबंधी आता है। उस बार इन केलों को बाहर रखा जाता है, अंदर 2 छड़ियाँ रखी जाती हैं जो आपस में जॉइंट हो सके। उन छड़ियों से पहले हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है सुल्तान, लेकिन नहीं पहुंच पाता है। फिर उन छड़ियों को जोड़ करके अचानक से सूझ उत्पन्न होती है, छड़ियों को जोड़ लेता है, जुड़ जाती हैं और उसके बाद वह उन केलों को आसानी से पा जाता है। ठीक, तो कोहलर महोदय ये चीज कहना चाह रहे थे कि हम किसी कार्य को करते हैं और अचानक से हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है, सूझ उत्पन्न होती है। एक लाइन जैसे लिखी हुई है कि किसी समस्या को हल करते समय अचानक ही कोई हल संज्ञान में आ जाता है, ठीक है, तब प्रत्यक्षीकरण में तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन सूझ कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण क्या हुआ? अक्सर हम लोग देखते होंगे कि गणित के प्रश्न लगाया करते हैं, सवाल काफी देर लगाया नहीं आया, अचानक से हमारे मन में सूझ उत्पन्न होती है, ठीक है, और उस सूझ की सहायता से तुरंत कहते हैं अरे उतनी देर से परेशान थे, ये सवाल ऐसे लग जाएगा, ये सूझ है ना। और इस सूझ के लिए जरूरी है कि आपका संज्ञान अच्छे से वर्क कर रहा हो, है ना। यही चीज कोहलर बताना चाह रहे थे कि व्यवहार तो कर रहा है, लेकिन उस व्यवहार के करने के पीछे सोच क्या है, यही समग्र अध्ययन है, यही गेस्टाल्टवाद है, ठीक है। तो प्रत्यक्षीकरण में तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन सूझ कहलाता है। अगला इसका जो बिंदु है एक महत्वपूर्ण, इधर ध्यान दीजिएगा कि अधिगम अनुभवों का स्थानांतरण है। गेस्टाल्टवाद कहता है कि जो भी हमारे अनुभव हैं, बहुत ध्यान रखिएगा ये वाला बिंदु, जो हमारे अनुभव हैं यही अनुभव सूझ बनाएंगे। अगर हमें किसी क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उस क्षेत्र के बारे में कभी भी हमारे मन में कोई सवाल या कोई सूझ उत्पन्न नहीं होगी। हम बीटीसी बीएड पढ़ रहे हैं, अब डॉक्टरी की लाइन में आपको सूझ थोड़ी ना उत्पन्न हो जाएगी कि आप तुरंत बताओगे कि इस मर्ज के लिए ये दवा बहुत अच्छी है, नहीं उत्पन्न होगी। मतलब हमारा उस क्षेत्र से जुड़ा होना जरूरी है सूझ के उत्पन्न होने के लिए, हमारे अनुभवों का होना जरूरी है, और वही अनुभव स्थानांतरित होंगे सूझ के लिए, और अनुभव संगठित होकर क्या रूप धारण कर लेते हैं, गेस्टाल्ट रूप धारण कर लेते हैं। मतलब हमारे अंदर जितने भी अनुभव हैं उन अनुभवों का हम किसी एक स्थान पर उपयोग कर ले जाएं, यही सूझ है, यही अंतर्दृष्टि है, यही हमारा उस समस्या के प्रति सोचने का तरीका है, ठीक है। तो अनुभवों का स्थानांतरण होता है, संगठित होकर के गेस्टाल्ट रूप धारण कर लेते हैं। अगली जो बात है वो बात है गणित विज्ञान के साथ साथ अनुसंधान कार्य में अधिक उपयोगी मानी जाती है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा गणित के लिए हमने आपको उपयोगी बताया होगा, जिसमें अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक को पढ़ा था। तो ये बातें हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ये है प्रबलन का सिद्धांत, सीएल हल का है, और अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत मैक्स वर्दीमर जो है गेस्टाल्टवाद के जनक है, और उन्हीं के समर्थकों में वुल्फगंग कोहलर का नाम आता है, और इस सिद्धांत के जनक ये माने जाते हैं। तो ये बातें थी कुछ इसकी, अध्ययन करते रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिए, और जो भी समस्याएं हो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उन्हें दूर करने का हम प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।